ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। सहजन बहुउपयोगी पौधा है और इस पौधे के सभी भागों का प्रयोग भोजन, दवा, औद्योगिक कार्यों आदि में किया जाता है। सहजन का फूल, फल और पत्तियों का भोजन के रूप में व्यवहार होता है तथा छाल, पत्ती, बीज, गोंद, जड़ आदि से आयुर्वेदिक दवा तैयार की जाती है। और सहजन में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व व विटामिन भी पाए जाते हैं। तो आप अधिक लाभ के लिए किस तरह से करें सहजन की खेती, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ योगेश राजपूत। सहजन बहुवार्षिक, कमजोर तना और छोटी छोटी पत्तियों वाला लगभग 10 मीटर से भी ऊंचा पौधा होता है, जो न सिर्फ उत्पादन ज्यादा देता है बल्कि यह प्रोटीन, लवण, लोहा, विटामिन बी और विटामिन सी से भरपूर है। मुनगा के क्या क्या लाभ हैं और आपको क्यों इसकी खेती करनी चाहिए ये बताया। अब कैसे खेती की जाती है इसके बारे में किसान भाइयों आज आपसे चर्चा करूंगा। तो सर्वप्रथम वैरायटी का अच्छी वैरायटी का चयन करें, जैसे कि PKM1, PKM2 ये बहुत अच्छी वैरायटी हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं। इनका चयन करें। चयन करने के बाद में आप सहजन की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, यहाँ तक कि बेकार, बंजर और कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। परंतु व्यावसायिक खेती के लिए साल में 2 बार फल देने वाले सहजन के लिए 6 से 7.5 pH मान वाली बलुई दोमट मिट्टी बेहतर पाई गई है। 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 ग्राम बीज पर्याप्त है। साल में 2 बार फलन के लिए बीज से प्रवर्धन करना अच्छा होता है। बीज को सीधे तैयार गड्ढों में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढों में लगाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में पौधे 1 महीने में लगाने योग्य तैयार हो जाते हैं। बारिश के समय पे आपको वृक्षारोपण करना है, उससे पहले आपको भूमि की तैयारी करनी है। भूमि की तैयारी में सर्वप्रथम आप 5 फीट पे गड्ढे बनाएं, लाइन से लाइन। पौधे की जो जड़ का साइज रहता है उससे 3 गुना आपका गड्ढा होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसको ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होगी। और जो कि CO2 और O2 का रेशियो रहता है जो पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक रहता है वो आपका बना रहेगा। तो आप पर्याप्त मात्रा में चौड़ा गड्ढा खोदें और गहरा गड्ढा खोदें। उसके बाद में उस गड्ढे को लगभग 10 से 12 दिन खुला छोड़ दें, जिससे कि क्या होता है कि सोलार स्टेरिलाइजेशन जो होता है वो उससे सूर्य से उसको रोशनी प्राप्त होती है और जो कीड़े मकोड़े उसमें होते हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 10 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर गड्ढे को भर देते हैं तथा रोपाई के लिए वर्षा होने तक का इंतजार किया जाता है। इसके बाद में जैसे ही पहली बारिश आती है तो आप वृक्षों को रोपण करने की प्रक्रिया शुरू करें। और ये विशेष ध्यान रखें कि जब आप वृक्षारोपण करते हैं, पौधे को लगाते हैं, तो उसको बहुत नहीं दबाना है पैरों से। जैसे कि सामान्य देखते हैं अपन लोकल में ट्रेडिशनल जो परंपरागत वृक्षारोपण देखा है लोगों में कि वो उसको एकदम पैर से बहुत ज़्यादा तेज दबा देते हैं, जिससे क्या है कि जो मैंने पहले चर्चा की आपसे CO2 और O2 का रेशियो है वो बिगड़ जाता है। इसलिए गड्ढे को बहुत प्रेस करके नहीं दबाना है और ध्यान रखना है पौधा लगाते समय जो पौधा है वो एकदम सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, जिससे क्या है कि उसकी लंबाई और जो विकास होगा वो बहुत अच्छे से होगा और उसका क्राउन अच्छे से फैलेगा। और ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी फलदार वृक्ष होते हैं उनका क्राउन बहुत अच्छे से होना चाहिए, उनकी कटिंग छटिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। जितना क्राउन चौड़ा होगा उसका उतने ही फल उसमें लगने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और जब पौध लगभग 75 सेंटीमीटर का हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग की खोटनी कर दें। इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होगी। रोपनी के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, साथ ही 100 ग्राम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालें तथा इसके 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का पुनः व्यवहार करें। अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई करना लाभदायक है। गड्ढों में बीज से अगर प्रवर्धन किया गया है तो बीज के अंकुरण और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर फूल के झड़ने की समस्या होती है। जल की मात्रा का भी अपने को विशेषकर ध्यान देना है कि ऐसा ना करना कि बहुत ज़्यादा जल हो जाए तो जिससे गलन की समस्या रहती है, और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं रहना चाहिए। बाकी ये बहुत ड्राई रेजिस्टेंट पौधा होता है तो इस चीज़ का भी अपने को विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में अच्छे से निदाई गुड़ाई हर 2 महीने 3 महीने में निदाई गुड़ाई करते रहें किसान भाई, तो आप देखेंगे कि निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा और कुछ दिनों बाद में आपका जो पौधा है वो पुनः एकदम बढ़िया अच्छी ग्रोथ दिखाएगा
और जल्दी से उसमें फल लगने लग जाएंगे। मुनगा का जो पौधा है 1 साल बाद फल देने लग जाता है। तो आप ध्यान रखें कि पहली साल में इसकी बहुत अच्छे से अपने को निदाई गुड़ाई और खाद, पर्याप्त मात्रा में खाद देना है। इसका पौधा 4 से 6 मीटर ऊंचा होता है तथा 90 से 100 दिनों में इसमें फूल आता है। जरूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तुड़ाई करते रहते हैं। पौधे लगाने के लगभग 160 से 170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। साल में एक पौधे से 65 से 70 सेंटीमीटर लंबा तथा औसतन 6.3 सेंटीमीटर मोटा 200 से 400 फल या 40 से 50 किलो फल मिलता है। यह काफी गूदेदार होता है तथा पकाने के बाद इसका 70% भाग खाने योग्य होता है। इसके पौध से 4 से 5 वर्षों तक पेड़ी फसल ली जा सकती है। प्रत्येक वर्ष फसल लेने के बाद पौधे को जमीन से 1 मीटर छोड़कर काटना आवश्यक होता है। दूध देने वाले पशु हैं उनको खिलाने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो ये दूध का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। आप जानवरों को इनकी पत्तियां खिला सकते हैं, जिससे क्या है कि आपका दूध का जो उत्पादन है जानवरों में वो बढ़ेगा और उसको आप बाजार में बेच के नहीं एक अच्छी कमाई प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, बैंगन की हमेशा बाजार में मांग रहती है और इसलिए प्रदेश के बहुत से किसान पॉली हाउस में भी इसकी खेती करने लगे हैं और इससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। अगर आप भी पॉली हाउस में बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह काजल। बैंगन की बात हम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में लगाया हुआ है हमने। तो इसमें जो हम शुरू से जो कार्रवाई करते हैं उसमें बेड से बेड की दूरी हम वही 2 मीटर रखते हैं। किसान भाई इससे 2 मीटर से कम भी थोड़ा कर सकते हैं, जैसे 180 सेंटीमीटर या 170 सेंटीमीटर। तो उसमें कुछ नंबर ऑफ प्लांट्स किसान के बढ़ जाएंगे। तो बैंगन में हम एक बेड पे एक ही लाइन रखते हैं और जो पौधे से पौधे की दूरी हम 2 फीट रखते हैं, यानी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। और इस दूरी पे जो पौधों की संख्या है 1 एकड़ में 3.5 से लेके 4,000 के बीच में रहेगी। इसमें जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा तो इसमें हम जो धागे हैं हम 3 शाखाएं लेके चलते हैं इसमें। तो 3 शाखाओं के लिए, एक शाखा के लिए एक धागे की ज़रूरत पड़ती है, जो ट्रेलिसिंग थ्रेड बोलते हैं हम उसको। तो वो भी सपोर्ट दे के रखते हैं। और दूसरी ये जो बांस से लगा के और ये जो साइड सपोर्ट है इसको भी इस तरीके से भी सपोर्ट दे के रखते हैं, क्योंकि पौधा ये काफ़ी ऊंचाई तक जाता है। लगभग इसकी जो हाइट है 7-8 फीट तक, 9 फीट तक चली जाती है। खाद पानी इसमें हम जो चलाते हैं NPK है, कम्बिनेशन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये 3-4 कम्बिनेशन में आता है। 19-19-19 है, 20-20-20 है और 18-18-18 है, 13-0-45 है। काफ़ी कम्बिनेशन है इसमें। तो हम इनमें 3 तरह के खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। NPK 19-19-19 और जो नाइट्रोजन है, यूरिया है, जैसे 46-00 और 00-50। तो ये हम इसमें और सप्ताह में 2 बार चलाते हैं, क्योंकि हम इरिगेशन का जो शेड्यूल है वो सप्ताह में 2 दिन का रखते हैं। तो उसके साथ फर्टिगेशन भी करते हैं। अगर जो गर्मियाँ हैं जैसे, तो उसमें इरिगेशन शायद हो सकता है 1 दिन छोड़ के 1 दिन या रोज़ाना भी करनी पड़ जाए, लेकिन फर्टिगेशन का हम 2 दिन ही रखेंगे, बाकी खाली पानी ही चलाएंगे।
किसान भाइयों, बैंगन की फसल में सिंचाई के लिए ड्रिप विधि का उपयोग किया गया है। इसमें पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पौधों का विकास तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ पानी की मात्रा भी बहुत कम लगती है। जैसे हम प्लांटेशन करते हैं तो शुरू से ही जैसे डैम्पिंग ऑफ है या और कोई रूट रोट है तो इसके लिए हम ड्रेंचिंग करते हैं, जैसे कैप्टान है या और दूसरे फंजीसाइड हैं। किसान भाइयों, बैंगन की फसल पर कुछ रस चूसक कीटों का प्रकोप काफी देखने में आता है, तो आप इन कीटों से फसल को बचाने के लिए इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। ये 2 तरह के ट्रैप्स हैं, इंसेक्ट ट्रैपर बोलते हैं इनको। ये पीले रंग में भी है, नीले रंग में भी है। तो कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो नीले रंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ से पीले रंग की तरफ होते हैं। तो इनके ऊपर एक स्टिकी मटेरियल लगाया हुआ है, तो जिस कलर को जो इंसेक्ट पसंद करता है वो उसी की तरफ जाएगा, तो उसके ऊपर बैठेगा, चिपक जाएगा और वहीं मर जाएगा। तो ये भी एक तरीका है इनको कंट्रोल करने का। और किसान भाइयों को भी मैं ये सलाह देता हूँ कि भाई इस तरह के आप ये जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं, इंसेक्ट ट्रैपर हैं, इनका ज़्यादा यूज़ करो ताकि स्प्रे कम करना पड़े। इसमें जो प्रोडक्शन है प्रति पौधे के हिसाब से, पिछली जो क्रॉप, अब तो हम ये क्रॉप पे ले रहे हैं, चली हुई है, इसका डाटा हम ले रहे हैं, तो ये बाद में पता लगेगा कि भाई प्रति पौधा कितनी आएगी। लेकिन पिछले साल जो हमने रिकॉर्ड की है 8 किलो 800 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से पैदावार आई थी हमारी। और इसका जो पोटेंशियल है, जहाँ तक इसकी पैदावार जा सकती है, 10-11 किलो तक प्रति पौधा जा सकती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम निबिया, जिला जैसलमेर के कृषक पुनीत कुमार ने। आप सोलर पावर पंप के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो पुनीत कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं सोलर वाटर पंपिंग के बारे में बता दूं आपको कि जैसा कि देखते हैं हम सारे किसानों के बीच में, पहले क्या होता था, लोग डीजल से मोटर चलाते थे, जैसे कि 1 HP का या 2 HP का। तो वो सतह पे सिंचाई करने के लिए वो जब डीजल से चलाते थे तो क्या होता था, एक तो पॉल्यूशन ज़्यादा होता है और बढ़ती महंगाई में डीजल का कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। उस वजह से क्या होता है, किसानों को मतलब लाभ मिल नहीं पाता है क्योंकि उनकी लागत कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो हमने सोचा कि जैसे कि किसानों को ऐसा एक तरीका दिया जाए जिससे उनको फ़ायदा हो, उनको पैसे कम लगे और जो कम खर्च में वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पंपिंग कर सके, प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें होता है ये है, सौर ऊर्जा, जैसे कि जो धूप है आपका, जो सनलाइट है, उसको हम फोटोवोल्टाइक सेल के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इससे हम अपने पंप को चलाते हैं। तो देखा जाए तो अगर हम नॉर्मल औसतन अगर हम चलाते थे पंप को 1 HP या 2 HP, तो 95,000 से लेके 1,40,000 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से हम पंपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह का जो अगर पानी आपको अगर चाहिए तो हम क्या बोलते हैं किसानों को कि अगर 1 स्क्वायर मीटर का अगर आपका पैनल है तो सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम में कुछ नहीं होता है, एक सोलर पैनल होती है और उस पैनल में आपके सेल्स लगे होते हैं जिसको बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। तो वो क्या करता है, आपकी धूप की किरणों को अवशोषित कर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। तो हमारे लिए एक सुविधा ये हो जाती है कि इसमें आपको डीजल या आपको पेट्रोल या जो भी बिजली लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 1000 अगर हम 1000 वाट की अगर एनर्जी चाहिए होती है हमें, तो आप उससे लगभग 1 स्क्वायर मीटर का आपको 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा पैनल लगाना पड़ेगा।
तो इसके लिए अगर देखें तो कोई भी पंप अगर चलता है जिसको बोलते हैं 701 HP मतलब होता है 746 वाट। अगर मैं 1000 वाट चाहिए मतलब मान लीजिए आपको 2 HP तक का भी अगर पंप चलाना है तो आप क्या करते हैं 2 पैनल अगर आप लगाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी होता है। तो ये जो पैनल का साइज होता है वो आपका कॉस्ट निर्धारित करता है। तो सोलर पैनल का जो हमारा कॉस्ट है वो 65,000 से 2.5 लाख तक जा सकता है। तो आपका जितना बड़ा पैनल का साइज होगा उसी हिसाब से आपका कॉस्ट निर्धारित होता है। और इसमें बात करें कि आप इससे कितना फ़ायदा ले सकते हैं तो मैं बता दूं ये पूरे धूप की किरणों से चलता है और सामान्यतः अगर आप 3 HP का अगर इंजन चलाना चाहते हैं तो 7.5 लीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो पानी देता है। तो इसमें क्या होता है कि आप 8 बजे अगर हमारे इंडियन कंडीशन में भारतीय जलवायु कंडीशन में हमारे यहाँ देखा गया है कि 8 बजे सुबह से लेके आप शाम के 4 बजे तक पंपिंग कर सकते हैं क्योंकि धूप की किरणें रहती हैं। अगर जनवरी फॉगी महीना छोड़ दे जनवरी का और दिसंबर का तो बाकी सारे साल ये बहुत अच्छे से चलता है क्योंकि धूप की किरणें हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती हैं। किसान भाइयों, सोलर पंप न केवल बिजली की अनिश्चितता से बचाता है बल्कि विद्युत बिल व डीजल द्वारा सिंचाई में आने वाले खर्च को भी बचाता है। इस सोलर पैनल से पानी निकालकर हम फव्वारा अथवा ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर पानी की भी बचत कर सकते हैं। तो इसमें देखा गया कि आपको 65,000 से 2.5 लाख का जो कॉस्ट लगता है उसमें भी भारत सरकार ने आपको अनुदान दिया है। पहले ये अनुदान 90% भी दिया था गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर बाद में इसको कम कर दिया गया, अनुदान देने की प्रावधान किया है सरकार ने। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaستhan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।